की केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया वेग की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स की ये परिभाषा सबको पता होनी चाहिए, है ना। केमिकल काइनेटिक्स में हम अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया वेग की क्रिया को और अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। फिर हमने बात की थी अभिक्रिया वेग क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है उसे ही कहते हैं अभिक्रिया वेग। इकाई समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, हम अभिक्रिया वेग कहते हैं। ठीक है, अब अभिक्रिया वेग को हम कैसे पता लगाते हैं, अभिकारक की सांद्रता से या उत्पाद की सांद्रता से। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के द्वारा अभिक्रिया वेग का पता लगाया जाता है। अभिकारक की सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है उसमें समय का भाग दे सकते हैं, या उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है उसमें समय का भाग दे करके अपन अभिक्रिया वेग पता लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब अभिक्रिया होती है तो परिवर्तन होता है अभिकारक की सांद्रता में और उत्पाद की सांद्रता में। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा किसका भाग दे दो, समय का। और अभिकारक की सांद्रता के साथ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है। और उत्पाद की सांद्रता के द्वारा अगर वेग लिखेंगे तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा क्या लिख देंगे, समय। यहां पर उत्पाद की सांद्रता के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है समय के साथ। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन होता है। इसके बाद में हमने बात की थी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया वेग। औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है, औसत अभिक्रिया वेग को हमने देखा था। देखो, औसत अभिक्रिया वेग को पता लगाने के लिए हमने ग्राफ का यूज किया था। ग्राफ का उपयोग करके अपन औसत अभिक्रिया वेग पता लगाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं अपन, ग्राफ दो तरह से ग्राफ समझाया था मैंने तुमको। एक तो अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ के द्वारा अपन औसत अभिक्रिया वेग, जैसे इधर आर ले लिया हमने, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो है अक्ष है यहाँ पर। वाई अक्ष पर हमने ले लिया आर की सांद्रता यानी अभिकारक की सांद्रता, और एक्स अक्ष पर ले लिया टी यानी समय। ठीक है, अब आर और टी के बीच में हमने ग्राफ खींचा। जब आर और टी के बीच में ग्राफ खींचते हैं यानी अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह का ग्राफ आता है। की सांद्रता में समय के साथ क्या आती है, कमी आती है। लगातार घटती जा रही है अभिकारक की सांद्रता, समय बढ़ता जा रहा है, अभिकारक की सांद्रता घटती जा रही है, इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है, अगर उत्पाद की सांद्रता ले, हम यहाँ उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं उत्पाद की सांद्रता और यहाँ ले लेते हैं समय, और फिर इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो कैसा ग्राफ आएगा, क्योंकि हमें पता है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है तो यहाँ से ग्राफ जाएगा ऊपर की तरफ और इस तरह जाएगा ग्राफ। ठीक है, उत्पाद की सांद्रता में निरंतर वृद्धि होती है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम ग्राफ की सहायता से पता लगाते हैं। ग्राफ की सहायता से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई समय ले लेते हैं। जैसे एक समय तो ले लिया हमने T1 और एक ले लिया T2। ठीक है, समय T1 और T2 पर अभिकारक की सांद्रता देख, T1 और T2 पर अभिकारक की सांद्रता का पता लगाते हैं। T1 पर सांद्रता है ये, जिसको हमने लिख दिया R1, और T2 पर सांद्रता है ये। ठीक है, इसको मिलाएंगे तो T2 की सांद्रता पता लग जाएगी ना हमें। समय T2 पर सांद्रता आ गई है, जिसको हम किससे लिखते हैं, R2 से। तो T1 और T2 के बीच में ये सांद्रता, T1 पर सांद्रता R1 हो गई, T2 पर सांद्रता R2 हो गई। अब R1 और R2 के बीच का जो अंतर है वो कितना है, डेल्टा R, और T1 और T2 के बीच का जो अंतर है वो कितना है, डेल्टा T। ठीक है,
तो जब हम औसत वेग पता लगाते हैं या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता लगाते हैं, औसत वेग को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से लिख सकते हैं अपन, आर एवरेज से लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभिकारक की सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है अपॉन समय में कितना परिवर्तन हुआ है, और यहाँ साइन किसका लगा देंगे, माइनस का। ठीक है, R2 माइनस R1, डेल्टा आर किसके बराबर है, R2 माइनस R1 के अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटा अंतिम समय माइनस। इस तरह हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी औसत अभिक्रिया वेग को पता लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे हम, औसत अभिक्रिया वेग उत्पाद की सांद्रता से क्या आ जाएगा, डेल्टा पी की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी, या उत्पाद की अंतिम सांद्रता P2 माइनस उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता P1 अपॉन T2 माइनस T1 के द्वारा हम वेग पता लगा सकते हैं। ठीक है, औसत अभिक्रिया वेग को पता लगा सकते हैं अपन इसकी सहायता से। समझ में आ गया बात? ये कल हमने देख लिया था औसत अभिक्रिया वेग। एक कल हमने देखा था तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग को पता लगाने के लिए हम कैसे पता लगाते हैं, ग्राफ की सहायता से। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग का मतलब क्या है, किसी निश्चित क्षण पर, जैसे हम यहाँ अभिकारक की सांद्रता लेते हैं या समय t लेते हैं। ठीक है, अब किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग है ना, वही उसका, जिसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। किसी निश्चित समय पर है, किसी निश्चित क्षण पर है अभिक्रिया का वास्तविक वेग। तब उसको कैसे पता लगाएंगे हम, उसको ग्राफ की सहायता से ही पता लगा सकते हैं। तो किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग अपन ग्राफ की सहायता से ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभिक्रिया का वेग तो लगातार घटता जाता है, अभिक्रिया का वेग कभी स्थिर नहीं रहता है, अभिक्रिया वेग में तो निरंतर कमी आती रहती है। फिर हम किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग कैसे ज्ञात करेंगे, इसका लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ग्राफ का उपयोग करेंगे। हमने अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचा, ग्राफ सेम उसी तरह का आएगा। अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच का जो ग्राफ है वो कैसा आएगा पता है ना सबको, अभी खींचा था हमने सांद्रता और समय के बीच, यही ग्राफ आएगा इसी तरह का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तात्क्षणिक वेग पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं, कोई समय ले लेते हैं t, ये समय t ले लिया, और इस समय t पर इस सांद्रता वक्र पर कोई बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया हमने। अब क्या करते हैं, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा आप जानते हैं सब, इस बिंदु को टच करती हुई एक रेखा खींचते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, इस बिंदु को छूती हुई एक रेखा खींची जाएगी जो कहलाती है स्पर्श रेखा। अब इस स्पर्श रेखा का ढाल पता लगा लेते हैं। ढाल कैसे पता लगाएंगे, ढाल पता लगाएंगे अपन, इस यहां तक बढ़ा दिया मान लीजिए। अब ये जो अंतर आएगा यहां से यहां तक का अंतर, ये यहां से यहां तक का अंतर, ये तो आ गया, इसको हमने लिख दिया डेल्टा सी। तो यहां लिखेंगे अपन डी सी और यहां लिखेंगे डी टी। ठीक है, दोनों के बीच ये तो हो गया डी सी और ये हो गया डी टी। तो डी सी अपॉन डी टी ये हो गया अभिक्रिया का कौन सा वेग, तात्क्षणिक वेग, RINS, R इंस्टेंट बराबर DC अपॉन DT। R इंस्टेंट बराबर हो जाएगा DC अपॉन DT। ठीक है, ये उत्पाद अभिकारक की सांद्रता इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो DC अपॉन DT, DC का मतलब यहाँ सांद्रता परिवर्तन से, और सांद्रता किसकी है, ये सांद्रता किसकी है, ये अभिकारक की, अभिकारक की सांद्रता बटा समय। तो R इंस्टेंट आ गया DC अपॉन DT। क्लियर हो गई बात? तो ये ध्यान रखना है, इस तरह अपन तात्क्षणिक वेग को पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया तात्क्षणिक वेग ज्ञान कैसे करते हैं, ग्राफ की सहायता से। ये समझ में आ गया होगा सबको। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे अपन। अलग अलग अभिक्रियाएं हैं हमारे पास, तो अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया वेग कैसे लिखते हैं। अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया में जो स्टाइकियोमीतीय गुणांक है, स्टाइकियोमीतीय गुणांक,
अभिक्रिया वेग व स्टैकियोमीट्रिय गुणांक में क्या संबंध है, किस तरह स्टैकियोमीट्रिय गुणांक का उपयोग होता है अभिक्रिया वेग लिखते समय। अब स्टैकियोमीट्रिय गुणांक क्या है वो पता है सबको। मान लीजिए कोई अभिक्रिया लिख दी हमने, A बना रहा है B, ठीक है। A कोई रिएक्टेंट अभिकारक है और वो उत्पाद बना रहा है B, तो अभिकारक A उत्पाद B में बदल रहा है, ठीक है। अब इसके लिए अपन अभिक्रिया वेग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एक में तो क्या आ रही है यहाँ पर कमी, A की सांद्रता में तो क्या आ रही है यहाँ पर कमी आ रही है, और B की सांद्रता में क्या हो रही है यहाँ पर वृद्धि हो रही है। A की सांद्रता में कमी आ रही है, B की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, यही हो रहा है ना यहाँ पर। A की सांद्रता घट रही है, B की सांद्रता बढ़ रही है। तो हम इससे लिखें तो A के विलुप्त होने की, A विलुप्त हो रहा है तो हम लिख सकते हैं A के विलुप्त होने का वेग या A के विलुप्त होने की दर। A के विलुप्त होने का वेग, ठीक है, वो कितना होगा, A की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय, और यहाँ साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि अभिकारक है। इसी तरह उत्पाद से, उत्पाद कौन है B, तो B क्या बन, तो B के बनने का वेग क्या है, B के बनने का वेग, ठीक है। B को बनने का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, D B की सांद्रता अपॉन dt, और यहाँ साइन किसका आएगा, प्लस का। यही तो बात है ना, A के बनने का वेग तो अपन इस तरह पता लगा सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी, और B के बनने का वेग अपन इस तरह पता लगा सकते हैं प्लस डी बी अपॉन डी टी के द्वारा, ठीक है। ये तो हो गया A के विलुप्त होने का वेग, और ये हो गया B के बनने का वेग। अब अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे हम, अभिक्रिया वेग चाहे उत्पाद से पता लगाएं चाहे अभिकारक से, तो अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, A के विलुप्त होने का वेग बराबर B के बनने का वेग, यानी माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। तो इस तरह अपन लिख देंगे अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया वेग हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी या बराबर प्लस डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। A के विलुप्त होने का वेग और B के बनने का वेग दोनों बराबर है यहाँ पर, और ये किसके बराबर है, अभिक्रिया वेग के बराबर। अगर किसी दूसरी अभिक्रिया को ले हम यहाँ पर, जैसे अभिकारक है A, उत्पाद बना रहा है क्या, वो 2B, ठीक है। अभिकारक A है, उत्पाद बना रहा है क्या, 2B। A के घटने का वेग, A तो यहाँ घटेगा और B यहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ अभिक्रिया में अभिकारक के कितने मोल हैं, 1 मोल है, और B के कितने मोल हैं यहाँ पर, B के कितने मोल हैं यहाँ पर, 2 मोल हैं। A का तो 1 मोल है और B के 2 मोल हैं। फिर तो A के मोल और B के मोल में क्या संबंध है, जितने समय में A का 1 मोल घट रहा है उतने समय में B के कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। यही तो है इसका मतलब, जितने समय में A का 1 मोल कम हो रहा है उतने समय में B के कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं यहाँ पर। अगर हम देखें A के विलुप्त होने का वेग देखें, A के घटने का वेग देखें तो क्या है, A के विलुप्त होने का वेग क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी, यहां आ जाएगा माइनस का साइन, और B के बनने का वेग क्या है, B के बनने का वेग क्या हो जाएगा, डी बी की सांद्रता, यानी B की सांद्रता में परिवर्तन बटा डी टी, और यहाँ साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि उत्पाद है तो प्लस का साइन आएगा। यही तो बात है, A के बनने का वेग तो हमने लिख दिया है और B के बनने का वेग लिख दिया है, लेकिन अब अभिक्रिया वेग लिखें हम,
देखो अभिक्रिया वेग, अब यहाँ ऐसे हमें पता चल रहा है, इस अभिक्रिया से हमें पता चल रहा है कि ए के तो 1 मोल और बी के है 2 मोल, यानी जितने समय में ए का 1 मोल कम होता है उतने समय में बी के 2 मोल बनता है। यानी बी के 2 मोल जितने समय में बन रहे हैं ए के, उतने समय में 1 मोल कम हो रहे हैं। यानी बी के बनने का जो वेग है, बी के बनने का जो वेग है वो ए के घटने के वेग से 2 गुना है, ए के विलुप्त होने के वेग से 2 गुना है। ये तो बात है। बी के बनने का वेग ए के विलुप्त होने के वेग से कितने गुना है? 2 गुना। अब दोनों को बराबर कैसे करेंगे आप देखो, अब अभिक्रिया वेग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे अपन? ए की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डी माइनस, और बी की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डी। लेकिन अब इन दोनों को बराबर कैसे करें? बराबर कब होंगे? जब यहां हम इसमें कितने का भाग देंगे? 2 का। तो जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, तो ये आगे जो संख्या आ रही है अभिकारक उत्पाद के साथ, इसी को बोलते हैं अपन स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक या रस समीकरण मितीय गुणांक। यहाँ हम इसमें 2 का भाग देंगे। क्यों दिया 2 का भाग? समझ में आ गया? दोनों को बराबर करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए जितने समय में ए का 1 मोल कम होता है उतने समय में बी के 2 मोल बनते हैं। यानी बी के बनने का वेग ए के कम होने के वेग से 2 गुना है। बी के बनने का वेग 2 गुना है, तो जब दोनों को बराबर करेंगे तो बी के वेग में 2 का भाग देंगे। ये 2 गुना है तो बराबर करने के लिए इसमें 2 का भाग दे दिया ना हमने। अब ए के घटने का वेग और बी के बनने का वेग दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह अपना अभिक्रिया वेग ज्ञात करें। जब भी अभिक्रिया वेग ज्ञात करेंगे, इसमें शॉर्ट बात को यही ध्यान रखनी है बस, कि जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है उसका भाग देंगे। जब भी हम अभिक्रिया वेग ज्ञात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग देंगे। अभिक्रिया वेग ज्ञात करते समय स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का क्या देना है? भाग देना है। क्या बच्चों, ये ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। तीसरा मान लीजिए कोई अभिक्रिया N1A प्लस N2B बराबर M1C प्लस M2D। इस अभिक्रिया के लिए अपन अभिक्रिया वेग लिखे। पहले तो अपन ए के कम होने का वेग लिखे, ए के घटने का वेग क्या होगा? ए के घटने का वेग यानी ए की सांद्रता में परिवर्तन बटा डी टी, ठीक होगा। और बी के घटने का वेग क्या होगा? बी के घटने का वेग क्या हो जाएगा? बी की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डी टी। इसी तरह सी के बनने का वेग क्या हो जाएगा? डी सी अपॉन डी टी। या साइन किसका आएगा? प्लस का। इसी तरह डी के बनने का वेग क्या हो जाएगा? प्लस डी, डी की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डी। क्लियर हो गई बात? तो जब भी हम ए के बनने का वेग, बी के घटने का वेग, ए के घटने का वेग ए की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय, बी के घटने का वेग बी की सांद्रता में परिवर्तन, सी के बनने का वेग सी की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय, और डी के बनने का वेग डी की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। अब देखो अभिक्रिया वेग जब लिखेंगे हम इनकी सांद्रता, अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे? अभिक्रिया वेग जब लिखेंगे तो इनका जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, जैसे ए से लिखेंगे अपन, और यहाँ भाग किसका देंगे? N1। N1 या स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। फिर बी से लिखेंगे तो बी की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन भाग किसका देंगे? N2 का। साइन किसका आएगा? माइनस। सी से लिखेंगे तो डी सी अपॉन डी, यहाँ भाग किसका देंगे? M1 का। इन किसका आएगा? प्लस। इसी तरह डी डी अपॉन डी टी, भाग किसका देंगे? M2 का, और साइन कौन सा है? प्लस का। फिर अपन अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं। ये भी अभिक्रिया की, चाहे वो अभिकारक के साथ
स्टोइकोमीट्रिक गुणांक है तो अभिक्रिया वेग लिखते समय जो भी स्टोइकोमीट्रिक गुणांक है, जो भी अभिकारक है उत्पाद के साथ का हमें भाग दे, क्या देना है, हमें भाग देना। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाई? अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे हम? अभिकारक उत्पाद की सांद्रता। अगर स्टोइकोमीट्रिक गुणांक है तो कैसे लिखेंगे? अगर अभिकारक उत्पाद के साथ कोई संख्या नहीं है, जैसे ए और बी के साथ कोई संख्या नहीं है तो दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर कोई संख्या है, यानी कोई स्टोइकोमीट्रिक गुणांक का अभिकारक उत्पाद, भाग देंगे अभिक्रिया वेग। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम जो अभिक्रिया वेग पर आधारित, अभिक्रिया वेग पर आधारित इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सरल न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट और सरल, थोड़ा ध्यान देंगे। ये लिखा हुआ है 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। मेरी बात को 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता कितनी थी? 2.33 मोल पर लीटर। तो 184 मिनट के बाद घट करके कितनी हो गई? 2.08 मोल। अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होती है। ये समीकरण लिखी हुई है यहाँ पर, समीकरण के अनुसार अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया का कौन सा वेग पता लगाना है हमें? औसत अभिक्रिया। कट गया, इधर लिखा हुआ अंग्रेजी वाले में देखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमें हॉर्स में पता लगानी है और मिनट में पता लगानी है, सेकंड में, है ना? पर हावर, पर मिनट और पर सेकंड में पता लगाना। इसके अलावा हमें क्या पता लगाना है? व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस समय के दौरान NO2 के प्रोडक्शन यानी बनने का जो वेग है वो भी पता लगाना है। इस दौरान NO2 के बनने का वेग क्या था वो पता। तो यहाँ देखो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है और अंतिम सांद्रता। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को R1 से लिखा हमने, तो दे रखी मोल पर लीटर, और अंतिम सांद्रता जिसको हम R2 से लिखते हैं वो दी हुई है कितनी? 2.08 मोल पर लीटर, 2.08 मोल। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, समय। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है? 184 मिनट, 50 मिनट का, यानी डेल्टा टी दिया हुआ है यहाँ पर 100। ठीक है, अब हमें पता क्या लगाना है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगाएंगे? हमें पता है आर एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी औसत प्रतिक्रिया रेट। इसके बराबर होगा अंतिम सांद्रता अभिकारक की माइनस प्रारंभिक सांद्रता और समय में जो भी परिवर्तन हुआ है डेल्टा। अब अभिकारक की अंतिम सांद्रता कितनी है? 2.08। प्रारंभिक कितनी है? 2.33। समय कितना है? 184। 2.08, 2.3, क्योंकि यहाँ अभिकारक की बात कर रहे हैं, अभिकारक की बात कर रहे हैं तो किससे गुणा कर देंगे? बाहर कौन सा साइन लगाओगे? माइनस का। अभिकारक के साथ अपन माइनस का आते हैं, यहाँ 2.08 2.33 में घटाओ, 2.33 में से 2.08 को घटाएंगे तो क्या बच जाएंगे? यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे, अपन रेट ऑफ रिएक्शन पता लगा रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ अभिक्रिया का समीकरण देखो, अभिक्रिया समीकरण क्या है? 2N2O5 बराबर 4NO2 प्लस O2, ये समीकरण है यहाँ पर। 2N2O5 4NO2 प्लस O2, तो यहाँ N2O5 के साथ 2 लिखा हुआ है, देखो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 2 है ना यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कितने का भाग दोगे? 2 का भाग और देंगे ना यहाँ पर, हम 2 का भाग भी देंगे, नहीं देंगे? देंगे। अभी मैंने कहा कि जब अभिक्रिया वेग पता लगाएंगे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग देंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2
1/2 क्यों लिखा हमने, समझ में आ गया कि यहाँ अभिक्रिया में 2N2O5 है और जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक उसको भाग देंगे, यहाँ पर भी 1/2 यानी 2 का भाग दो। अब इसको कैलकुलेट, माइनस गुणा 2.08, 2.33 में से 2.08 को घटा बच जाएंगे, यहाँ बच जाएंगे 0.5 ही बचेंगे, यहाँ पर 0.5 ऑन 1 इसका भाग दे करके हल करेंगे, क्या आएगा 6.7 गुणा 10 की घात माइनस मोल लीटर इनवर्स मिनट, ये मिनट में आ जाएगा। अभिक्रिया का औसत वेग किस आ जाएगा, ये मिनट में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम इसको पर हार्स में और पर सेकंड में, पर हार्स में पता लगाएंगे इसको, तो क्या करेंगे 6.79 पर हार्स, पर मिनट है तो पर हार्स में पता लगाने के लिए कितने से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा। पर मिनट है, ध्यान रखना यहाँ पर मिनट है, तो अपन किससे गुणा करेंगे 60 से, 60 से गुणा कर देंगे तो वेग किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वेग, ये में आ जाएगा, पर हार्स में 60 से गुणा कर देना। और सेकंड में पता लगाना है हमें, सेकंड में पता लगाना है, हम इसको पर मिनट को कितने का भाग दे देंगे, 60 का भाग देंगे, पर सेकंड में पता लगाएंगे कितने का भाग देंगे, ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा, पर लीटर पर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। समझ में आ गई बात सबको कि अब पर मिनट है इसलिए हम 60 से गुणा कर रहे हैं और 60 का भाग दे रहे हैं सेकंड में। इस तरह अपन अभिक्रिया का औसत वेग पता लगा सकते, सरल है। अंतिम सांद्रता में से प्रारंभिक सांद्रता घटा, अभिक्रिया का वेग लिखना सबको आएगा। अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया जो समीकरण उसको देख करके पता लगा सकते हैं। N2O5 की सांद्रता दी हुई है, इसलिए N2O5 की सांद्रता का उपयोग करके ही अपना अभिक्रिया का वेग पता लगा। N2O5 के साथ संख्या 2 है तो वेग पता लगाएंगे तो R एवरेज का हो जाएगा 1/2 N2O5 की सांद्रता और डेल्टा टी। N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 2.33 और अंतिम सांद्रता कितनी 2.08, क्योंकि मैंने यहाँ R से लिखा, R से इसलिए लिखा कि N2O5 या रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर N2O5, R का मतलब यह N2O5 से ध्यान रखेंगे, या R की सांद्रता से मतलब सांद्रता है N2, कि N2O5 ही यहाँ रिएक्टेंट अभिकारक है। N2O5 की सांद्रता से N2O5 की सांद्रता अंतिम माइनस N2O5 की प्रारंभिक समय और फिर हमने यह मान रख दिया और मान रख दिया। अब दूसरी चीज और पूछ रहा है, ये क्या कह रहा है कि NO2 के बनने का वेग और पता लगा। NO2 देखो अभिक्रिया की समीकरण में देखो, यहाँ समीकरण में NO2 के साथ कितनी, NO2 के बनने का वेग कितना है, NO2 से अपन अभिक्रिया का वेग लिखे तो क्या लिखेंगे अपन, NO2 से मैं अभिक्रिया दोबारा लिख लेता हूं, तो N2O5 यहाँ बन रहा है 4N+4 समीकरण N2O5 से और 4NO2 से, 4NO2 से अगर हमें अभिक्रिया का वेग पता लगाना है, कैसे पता लगाएंगे, NO2 की सांद्रता से अभिक्रिया का वेग पता, अभिक्रिया का औसत वेग NO2 की सांद्रता से क्या जाएगा, NO2 की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में, तो भाग कितने का दोगे 4 का, भाग कितने का देंगे 4 का देंगे, ठीक है। अब अभिक्रिया वेग हम पता लगा ही चुके हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अभिक्रिया वेग 1/4। अब देखो डेल्टा, ये जो है ना NO2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी, ये किसके बराबर है, NO2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं NO2 के बनने का वेग, ठीक कह सकते हैं NO2 के बनने का वेग,
NO2 के बनने का वेग होगा। अब NO2 के बनने का वेग और अभिक्रिया वेग में ये संबंध है, अभिक्रिया वेग बराबर है 1/4 NO2 के बनने के वेग। तो अभिक्रिया वेग अभी हमने ज्ञात किया, ये कितना आया था 6.79 गुणा 10⁻⁴ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स बराबर 1/4 NO2 के बनने का। NO2 के बनने का वेग कितना हो जाएगा, NO2 के बनने का वेग कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे ना, 4 गुणा 6.79 मोल लीटर इनवर्स मिनट, मोल लीटर इनवर्स मिनट। ठीक है, आ गया सबको, फिर अपन पता लगा सकते हैं अभिक्रिया, और अभिक्रिया का औसत वेग पता है तो NO2 के कैसे पता, क्लियर हो गई सब, क्लियर हो गई ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, क्या है, R से P बन रहा है, अभिक्रिया क्या है R, P। कारक के लिए अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता दे रखी है, इस मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 m हो जाए, औसत वेग की गणना करनी है सेकंड और दोनों। आर की सांद्रता, अंतिम सांद्रता और प्रारंभिक सांद्रता और प्रारंभिक सांद्रता मान गए, प्रारंभिक तो है 0.03 m और कितनी ये दिया हुआ, टाइम डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, कितने इस मिनट दिया हुआ है। क्या करेंगे, खरीदेंगे, इस अभिक्रिया से वेग पता लगाने का होता है, औसत वेग कैसे पता लगाएंगे, आर की सांद्रता में टाइम के साथ की, लेकिन यहाँ हमें अभिकारक की सांद्रता दे रखी है, अभिकारक की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता कीमत 0. बाहर की से क्या कर देंगे, माइनस हो जाएगा 0.02 0.1 0.01 में भाग दो 0.01, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1/10 की घात, लेकिन 1 में तो 25 का भाग जाता ही नहीं है, तो इसको 100 बना लो, से मतलब ऊपर 2 से गुणा कर दो, तो नीचे 100 का ही क्या दे दो भाग, यानी नीचे दोबारा 10 की घात तो लगा दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या इसका, तो ऊपर भी हमने 100 से गुणा कर दिया और नीचे भी 100 का ही भाग दे दिया, केवल सरल करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 4 तो 10 की घात ऊपर जाएंगे, 4 गुणा 10 की घात -4 क्या मोल मीटर इनवर्स मिनट, सेकंड में भी पता लगा ही लोगे सब, सेकंड में पता लगाने के लिए क्या करेंगे, 8 का क्या दे देंगे, हाँ 8 का भाग दे करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात तो सरल सवाल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, तो ए पाथ में बदल रहा है, तो ए ये अभिक्रिया है, तो में बदल रहा है, अभिक्रिया ए की सांद्रता 10 मिनट 0.5 मोल पर लीटर से घटकर कितनी रह जाती है, 0.4 मोल पर लीटर है, तो इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग की, इस समय अंतराल पर अभिक्रिया वेग की, तो ऐसी सांद्रता घटकर ए की सांद्रता 0.5 से घटकर है, ए की सांद्रता प्रारंभिक और अंतिम, ए की प्रारंभिक सांद्रता मैंने केवल लिख दिया 0. मोल पर लीटर,
और ए की अंतिम सांद्रता एक से 0.0 क्लियर हो गई बात। तो इसके लिए अपना अभिक्रिया का वेग पता समय डेल्टा टी रखा है 10 मिनट। ठीक है भाई। अब देखो इस अभिक्रिया से अपन वेग लिखें तो क्या हो जाएगा, वेग बड़ा ए की सांद्रता डेल्टा ए अपॉन, और क्या लिखेंगे, तो का भाग भी देंगे, साइन किसका क्या हो जाएगा, वेग बराबर ए की सांद्रता प्रारंभिक और अंतिम सांद्रता 0.4 माइनस समय कितना, कितना है यहाँ पर 10 मिनट, 10 मिनट समय यहाँ पर। अब क्या करेंगे 0.4 0.5 0.1 माइनस के तो बाहर माइनस है तो 2 गुना, ठीक है 2 गुना 10 तो 8 ऐसे देंगे ऊपर से 1/, लेकिन एक में तो भाग जाता है नहीं, एक में भाग नहीं जाता, बनाने के लिए ऊपर भी 10 से गुणा कर दो और नीचे भी तो 10 से गुणा कर देंगे तो 15 10 आ जाएगा 5 और नीचे 10 3 बार है तो 5 गुणा 10 की घात 3 हो 10 माइनस और फिर अपन पता लगा सकते हैं भाई, बताओ इसके